नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास शो स्पॉटलाइट में। मैं हूं राजेश सिंह। आज हम बात करेंगे एविएशन सेक्टर की। भारतीय आकाश में दो नए एयरलाइंस आ रहे हैं, आकाशा एयरलाइन और जेट एयरवेज। आकाशा अपनी सर्विसेज शायद जुलाई अगस्त से शुरू कर दे और जेट एयरवेज सितंबर अक्टूबर से। इन दो नए एयरलाइंस के आने के बाद भारतीय आकाश कैसे बदलेगा, क्या टैरिफ्स सस्ते होंगे या सर्विसेज अच्छे होंगे, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ तीन खास मेहमान है, लेकिन इन सब पर बात करने से पहले देखते हैं ये हमारा एक पैकेज। फ्लाइट के ऑपरेशन में आने से पहले ही जेट एयरवेज और आकाशा एयरलाइंस की ट्विटर पर दोस्ती हो गई है। दोनों एक दूसरे को नई उड़ान की तैयारी यानी एयरलाइन कोड के लिए बधाई देते नजर आए, लेकिन जल्द ही ये कंपेटिटर्स बनकर एक दूसरे के सामने होंगे। राकेश झुनझुनवाला की आकाशा एयरलाइंस जुलाई से ऑपरेशन में आ सकती है, जबकि एनसीएलटी से बाहर आई जेट एयरवेज भी सितंबर अक्टूबर तक फिर हवाओं का लुत्फ लेने निकलेगी। और इसी के साथ भारत के एविएशन इंडस्ट्री में दो और खिलाड़ी उतरेंगे, वो इंडस्ट्री जो अगले दशक में नए मुकाम हासिल करने के लिए कमर कस रही है और जिसकी रफ्तार के लिए नए एयरपोर्ट्स पर भी पुरजोर काम चल रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में एविएशन इंडस्ट्री की तस्वीर किस तरह से बदलने वाली है। फिकी और पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2033 तक कुल सालाना एयर ट्रैफिक 2020 की 34.1 करोड़ से बढ़कर 95.9 करोड़ पैसेंजर्स होने का अनुमान है। इसमें टियर 2 और टियर 3 एयरपोर्ट से ट्रैफिक में 3 गुना से ज्यादा की बढ़त की उम्मीद है। भारत में फिलहाल 16 बड़े एयरपोर्ट हैं, वही 26 ऐसे ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट हैं जो 2033 तक बड़े एयरपोर्ट की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट यानी ऐसे एयरपोर्ट्स जो पहले से ऑपरेशनल हैं, लेकिन उनको और बड़ा बनाया जाएगा। 4 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स है, यानी नए एयरपोर्ट्स तैयार हो रहे हैं, जिसमें नवी मुंबई एयरपोर्ट, जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जीएमआर गोवा एयरपोर्ट और आंध्र प्रदेश में बनने वाला भोगापुरम एयरपोर्ट शामिल है। कुल मिलाकर 2033 तक 45 एयरपोर्ट्स हो जाने का अनुमान है। साफ है कि इस ग्रोथ में छोटे शहरों में एयरपोर्ट बड़ी भूमिका निभाएंगे और सरकार को इनके विकास के लिए प्राइवेट कंपनियों की मदद लेनी होगी। लेकिन भारत में एविएशन सेक्टर का इतिहास कुछ और ही बताता है। एविएशन इंडस्ट्री में पहले भी कई प्लेयर्स आए, लेकिन टिक नहीं पाए। साल 2012 में किंगफिशर का लाइसेंस कैंसिल हुआ। 2013 में एयर मंत्रा के ऑपरेशन बंद हुए। एयर पेगासस 2016 में सिमटा। 2017 में एयर कोस्टा और एयर कार्निवल ने पैर समेटे और फिर 2019 में जेट एयरवेज इमरजेंसी फंडिंग के अभाव में बंद हो गई। इससे पहले दमानिया और सहारा एयरलाइंस भी बंद हो चुके हैं। भारत में अब भी इस इंडस्ट्री के लिए अड़चनें कम नहीं। एक तरफ फ्यूल की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो दूसरी ओर एयरलाइंस अब तक कोविड के कहर से उभर नहीं पाई है। एयर ट्रैफिक में रिकवरी जरूर है, लेकिन बेहद धीमी। एविएशन में कॉस्ट का 35 से 40% फ्यूल कॉस्ट होता है। ब्रेंट क्रूड $110 के ऊपर है और घरेलू बाजार में एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल के भाव अब तक 58% चढ़ चुके हैं। इस बढ़ते कॉस्ट की भरपाई के लिए एयरफेयर में बढ़ोतरी भी की गई है। इस साल ही अब तक 2 बार कीमतें बढ़ाई जा चुकी है। मार्च में 7 दिन पहले टिकट बुक कराने पर 8 से 11% तक ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े, जबकि 2 महीने पहले बुक कराने पर 11 से 17% ज्यादा। वही मई में बढ़े दाम के हिसाब से 7 दिन पहले की बुकिंग पर टिकटें 10 से 23% तक महंगी हुई है, तो वही 2 महीने पहले कराने पर उनके पहले के भाव के मुकाबले 50 से 160% ज्यादा चार्ज लग रहा है। चेन्नई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से हैदराबाद, दिल्ली से कोलकाता जैसे रूट्स पर दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक प्री कोविड स्तर पर का है, लेकिन कई अन्य जगह अब भी इस स्तर पर पैसेंजर ट्रैफिक नहीं लौटा है। कोविड के पहले हर रोज लगभग 4 लाख लोग उड़ान भरते थे। अभी ये आंकड़ा लगभग 3.25 लाख तक आ गया है, पर अब 2 नई उड़ानों के साथ कंपटीशन और बढ़ने वाला है। कंज्यूमर्स के लिए कंपेटिटिव टैरिफ और बेहतर सेवा
दबाएं की उम्मीद जरूर है, लेकिन मुश्किलों से जूझ रही एविएशन कंपनियों के लिए और चुनौती बनेगी। हालांकि इन सब के बीच ये तय है कि नए इंफ्रा और बढ़ते इनकम के साथ एयरलाइंस की डिमांड जरूर बढ़ेगी। ईटी नाउ स्वदेश। तो आज इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। जितेंद्र भार्गव जो फॉर्मर ईडी रह चुके हैं एयर इंडिया के, और अनंत सिंघल जो कापा इंडिया से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। भार्गव साहब, सबसे पहले आपके साथ पास आना चाहेंगे कि दो नए एयरलाइंस के आने से भारतीय आकाश में क्या बदलेगा? क्या आपको लगता है कि नए कंपटीशन आने से सर्विसेज अच्छी होंगी, टैरिफ बढ़ेंगे, या किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, एविएशन सेक्टर में बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है कि फेयर्स कम हो तो एटीएफ के प्राइसेस कम हो, तब बहुत अच्छा माहौल होता है। इस समय क्या है, क्योंकि एटीएफ के प्राइसेस ऊंचाई पे हैं, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सीटें प्लेन में खाली जा रही हैं। और जब हम देखेंगे कि जेट एयरवेज 20 भी मार्केट में आता है, फिर आकाश एयरलाइन आती है, तो स्वाभाविक है कि मार्केट में कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एयरलाइंस को पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दाम घटाने पड़ेंगे, जिसका सीधा प्रभाव पड़ेगा उनकी बैलेंस शीट के ऊपर। आपने देखा होगा कि इंडिगो एयरलाइन, जो कि भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल एयरलाइन है, उसने भी जनवरी मार्च के क्वार्टर के जो रिजल्ट दिए हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, नुकसान में है। तो ये एक जो हमारी स्थिति रही है कि तमाम एयरलाइन, अगर 20 साल देख लीजिएगा कितनी एयरलाइन बंद हुई हैं, तो जब ये प्रॉपर मैच नहीं करती है कैपेसिटी, फेयर्स, इकोनॉमिक्स ऑफ एटीएफ प्राइसेस एक्सेट्रा, तो ये एयरलाइंस के लिए घातक सिद्ध होती है। तो मैं जो आगे देख रहा हूँ, एक तो बहुत अच्छी बात है कि जेट एयरवेज रिवाइव हो रही है, अच्छी बात है कि आकाश एयरलाइन, एक और एयरलाइन आ रही है। लेकिन जब आप एक पूरा एविएशन इंडस्ट्री को देखते हैं, तब आपको थोड़ा सा सोचने को मजबूर हो जाते हैं हम लोग कि क्या ये देश के एविएशन के हित में है। पैसेंजर अवश्य कहेगा कि ये मेरे हित में है, क्योंकि उनको फेयर सस्ते मिलते हैं। लेकिन जब एयरलाइन शट डाउन होती है तो उसका सीधा प्रभाव पड़ता है कंट्री के इमेज के ऊपर में। जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उस एयरलाइन के, उनको बहुत नुकसान होता है। आजकल जैसे हमने पढ़ा अखबार के अंदर में कि लोग इंटरव्यूज लेने के लिए जा रहे हैं, कैबिन क्रू के इंटरव्यूज कुछ एयरलाइन ले रही हैं क्योंकि भर्ती की जा रही है। लेकिन जब यही दौर उल्टा होता है, जब एयरलाइन शट डाउन कर रही होती है, तो उस समय जरूर बहुत ज्यादा हमको अफसोस होता है। मिस्टर भार्गव, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि क्या दिक्कतें हैं, एटीएफ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, अब इसमें कितनी वायबिलिटी है नए एयरलाइंस के लिए। तो मेरा दूसरा सवाल यही होगा, क्या आपको लगता है कि जो नए दो एयरलाइंस इस साल में आ रहे हैं, एक आकाशा जुलाई में या सितंबर अक्टूबर तक, जेट फिर अपने रिवाइवल प्लान के साथ आ रहा है एक नए प्रमोटर के साथ, तो क्या आपको लगता है इन दोनों के लिए ये समय सही है आने का, और कितने वायबल ये होंगे? देखिए, फ्री मार्केट में ना एयरलाइन के आने पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब ये प्रमोटर के ऊपर होता है, वो समय अपनी एयरलाइन को मार्केट में ऑपरेट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में टैक्सेशन भी बहुत है, हर एक चीज पे टैक्सेस लगे हुए हैं। तो जब एक पैसेंजर एक फेयर देता है, वो तमाम राशि एयरलाइन के पास नहीं जाती है, बहुत सारी राशि एयरपोर्ट के पास चली जाती है, भारत सरकार के पास विभिन्न टैक्स के चले जाती है। तो पैसेंजर तो समझता है कि मैंने काफी फेयर दिया है दिल्ली मुंबई या मुंबई बेंगलोर जाने के लिए, लेकिन एयरलाइन को तमाम पूरा फेयर होता है वो नहीं मिलता है। और जब उनकी वित्तीय स्थिति बिगड़ती है तो एक के बाद एक हम देखते हैं कि एयरलाइंस कुछ ना कुछ तरीके अपनाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो स्नेक ऑयल रेमेडीज होती हैं कि अच्छा दाम घटा दी जाए, हम सेल कर दें, 999 रुपए पर टिकट बेचने लग गए हैं, 1500 रुपए टिकट बेच दें, कि हम आगे एग्रेसिव एडवांस बुकिंग कर लें। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं, ये एयरलाइन के लिए हमेशा घातक सिद्ध हुए हैं। तो एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि जेट एयरवेज रिवाइव हो रही है। दूसरी बात यह है कि जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी
तो यहाँ तो हम ये कहें कि एयरलाइन इंडस्ट्री मैच्योरिटी दिखाए और फेयर जो एक सीट को प्रोड्यूस करने पे खर्चा होता है उससे कम फेयर चार्ज ना करें। लेकिन वो जैसे ही ये करेंगे आप देखेंगे कि लोड फैक्टर जो है वो इस समय अगर 75-80% के बीच में है वो 60% पे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जनता हमारी ये है जो कि एयरलाइन अफोर्ड नहीं कर सकती है, लेकिन क्योंकि फेयर्स लो होते हैं इंडियन मार्केट के अंदर में, इसलिए वो ट्रैवल कर पाते हैं और सीटें भर पाते हैं हवाई जहाज पे। आपने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया कि क्या दिक्कतें हैं और एयरलाइंस ने पिछले समय में क्या गलतियां की जिसके चलते काफ़ी एयरलाइंस बंद हो गए। अनंत सिंघल, अब आपके पास आना चाहेंगे। यही सवाल अगर हम आपसे पूछें कि क्या अभी जब ETF के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे हैं, एयरलाइंस का किसी भी एयरलाइंस का 30-40% जो कॉस्ट होता है वो ETF में जाता है, ऐसे में इन दो एयरलाइंस के लिए क्या जगह है भारतीय बाजार में या नहीं है? देखिए, एयरलाइंस के लिए मार्केट में जगह है या नहीं है, इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में सिचुएशन कैसी है। मिस्टर भार्गव ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। अभी जो एनवायरनमेंट है, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है और जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है, जिसमें एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं, जो एक्जिस्टिंग एयरलाइंस हैं और जो नई एयरलाइंस ऑपरेट करेंगी, इसके अंदर एक तो ATF आपने बताया कि बहुत हाई है। इसके अलावा जो अभी सिचुएशन है, इसके अंदर बाकी जो ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर है एयरलाइंस का, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है धीरे-धीरे। अगर बाकी कॉस्ट की मैं बात करूँ तो एयरपोर्ट चार्जेस धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स ने भी अभी पीछे काफ़ी इनकम उनकी कम हुई है, तो उन्हें वो रिकवरी भी करनी है। उसके अलावा स्टाफ, कोविड के टाइम पे एयरलाइंस ने अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ तो कम कर दी थी, बट अब वो धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं उन सैलरीज़ को वापस, तो स्टाफ कॉस्ट भी बढ़ रही हैं। और ओवरऑल सिंस एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशनरी सिनेरियो है, तो ओवरऑल बाकी सारी कॉस्ट भी बढ़ रही हैं। तो एक इन्फ्लेशनरी कॉस्ट सिनेरियो के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, और जब एडिशनल नई एयरलाइंस जब आएँगी मार्केट के अंदर, ऑब्वियसली जब ज़्यादा कैपेसिटी आएगी, उस केस में जब आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, आप इसमें नई अपनी जगह बनाने के लिए, आपको पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा-सा फेयर्स को अपना कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा। अभी खैर गवर्नमेंट ने फेयर कैप्स जब लगाए थे कोविड के लिए, एयरलाइंस को बचाने के लिए, अभी वो चल रहे हैं, उसकी वजह से भी फेयर्स थोड़े से हाई हैं। बट जब भी वो फेयर कैप्स चले जाएँगे और जब गवर्नमेंट इन फेयर कैप्स को हटा देगी, तब जब ये एयरलाइंस आपस में फ्रीली कम्पीट करेंगी, तब सबके लिए सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोविड से पहले भी एयरलाइंस ने $1.7 बिलियन का लॉस FY20 में लगभग डिक्लेयर किया था। इन्होंने इतने लॉसेस किए थे, और कोविड के 2 सालों में लगभग $7 से $8 बिलियन का सारी एयरलाइंस को मिलाकर लगभग लॉस हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में अपनी जगह बना पाना और फेज़ सस्टेन करके प्रॉफिट कमा पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, काफ़ी मुश्किल, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी मार्च 2022 में फिक्की और PwC की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया है कि भारत की एविएशन सेक्टर के ग्रोथ के बारे में बात की गई है। उसमें ये कहा गया है कि अभी करीब 341 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, जो कि 2033 तक बढ़ के 959 मिलियन हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस करंट सिचुएशन में इतना ग्रोथ होगा भारत में अगले 10 सालों में, 10 या 11 सालों में? इंडिया की ग्रोथ होने में कोई डाउट नहीं है। इंडिया में इकोनॉमिकली भी और एविएशन में भी ग्रोथ हुई है। पिछले 10-15 सालों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। हम 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है वर्ल्ड में। सो एक ग्रोथ अच्छी बात है, ये सराहनीय है। लेकिन ये ग्रोथ किस कॉस्ट पर आई है, ये भी देखना पड़ेगा। जब सारी एयरलाइंस स्ट्रगल कर रही हैं, आपने खुद अभी इंट्रोडक्शन में बताया कितनी सारी एयरलाइंस ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। जेट एयरवेज रिवाइव होकर आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर एक सेक्टर लॉस करता रहेगा तो कब तक उसको सस्टेन कर पाएगा? ये लॉसेस की एक लिमिट है। सो हम ये प्रॉफिटलेस ग्रोथ अगर हम सेलिब्रेट करते रहेंगे तो सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। हमें एक सिचुएशन ऐसी चाहिए जहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है, बट एक रीजनेबल सस्टेनेबल रिटर्न्स सभी प्लेयर्स कमा रहे हैं, और एयरलाइन चलाना एक वायबल बिजनेस मॉडल है। अगर ये लॉस करती रहेंगी और प्रमोटर्स का पैसा इस तरीके से डूबता रहेगा, तो इसमें कौन इन्वेस्ट करेगा? तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ग्रोथ वायबिलिटी से लिंक होना बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ग्रोथ की बहुत ज़्यादा वायबिलिटी है, ग्रोथ हो सकती है, इंडिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, लेकिन इसके साथ हम आपको ये अगर जानना चाहें कि नेशनल एविएशन पॉलिसी जो लाई गई थी उसमें काफ़ी इंसेंटिव्स दिए गए थे, आप जैसे रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। अब सरकार जो नए एयरपोर्ट्स की बात कर रही है कि अगले 5 सालों या 10 सालों में बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, 45 अगर सही फिगर मुझे याद है तो नए एयरपोर्ट्स हो जाएंगे, 47। इन सब की कितनी वायबिलिटी लगती है आपको करंट सिचुएशन में? कोविड के बाद ऑलरेडी जैसा आपने कहा कि एयरलाइंस काफ़ी मुश्किल में है, सैलरीज रिड्यूस कर दिए गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे अगर पैसेंजर लोड फैक्टर बढ़ता है तो वो भी प्रोसेस होगा। तो ये इनसे कितना, जो नई एविएशन पॉलिसी है, ये जो सरकार का असिस्टेंस मिल रहा है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है एयरलाइंस को या नहीं हो रहा है? देखिए, आपके क्वेश्चन मैं 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके आंसर करना चाहूँगा। पहले जब आपने एयरपोर्ट्स की बात की, नए एयरपोर्ट्स आना बहुत सारे सिटीज़ में, बहुत सारी जगहों पे उसकी ज़रूरत है। तो ये एक कमेंडेबल टास्क है जो गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी, ये होना भी चाहिए। अब इन एयरपोर्ट्स की वायबिलिटी है या नहीं है, ये हर एयरपोर्ट के लिए अलग से इंडिपेंडेंट स्टडी की जाएगी। 50 एयरपोर्ट्स को कंबाइन करके ये कह पाना कि वायबिलिटी है या नहीं है, एक ओपन फोरम में थोड़ा-सा मैं नहीं कहना चाहूँगा। बट हाँ, एयरपोर्ट्स क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट में रिटर्न्स जो है इन्वेस्टर को गारंटीड रहते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट। तो उस सेंस में एयरपोर्ट इन्वेस्टर्स, अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स आता है तो उनका इंटरेस्ट कुछ हद तक प्रोटेक्टेड है। जो स्ट्रगल कर रही हैं वो लार्जली एयरलाइन स्ट्रगल कर रही है और उनके पास ऐसा कुछ फॉल बैक ऑप्शन होता नहीं है। उन्हें प्रमोटर्स की कैपिटल पे ही डिपेंड करना पड़ता है और जो मार्केट से बोरिंग्स होती है उसी पर डिपेंड करना पड़ता है। और वहाँ जो वायबिलिटी का मेन चैलेंज है वो एयरलाइंस के साथ है। एयरपोर्ट्स फिर भी एक लार्जली मैं कहूँगा ऑल्दो नुकसान हो सकता है, रिस्क होता है, नहीं है, किसी भी बिजनेस में रिस्क नहीं होता है, बट फिर भी थोड़ा प्रोटेक्टेड सेक्टर है एयरलाइंस के कंपैरिजन में। जहां तक रीजनल कनेक्टिविटी की आपने बात की है, वो अगेन एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसकी कंट्री को बहुत जरूरत है, बट उसमें भी वायबिलिटी गैप फंडिंग बीजीएफ जो प्रोवाइड किया जाता है, वो भी एक लेवी होती है जो बाकी सेक्टर्स पर पैसेंजर्स के ऊपर लगाई जाती है। वो पैसा सरकार के पास जाके वापस एयरलाइंस को मिलता है। अब उससे कनेक्टिविटी तो बढ़ रही है, जो बहुत अच्छी बात है, बट बीजीएस जब चला जाएगा उसके बाद कितने रूट से ऑपरेशनल रहेंगे नहीं रहेंगे, वो हर रूट के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टडी होनी चाहिए, जो आई एम श्योर एयरलाइंस करेंगी भी। बट जब तक ये फाइनेंशियली खुद स्ट्रांग नहीं होंगी तो इनके लिए ऐसे छोटे रूट्स पे खुद सस्टेन कर पाना शायद मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ एक और खास मेहमान परवेज दमानिया साहब जुड़ गए हैं, जो कि एविएशन सेक्टर के काफ़ी बड़े जानकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 2 नए एयरलाइंस आ रहे हैं इस साल, एयरलाइंस और जेट एयरलाइंस, अपने रिवाइवल प्लान के साथ। जितेंद्र भार्गव साहब बता रहे थे कि ईटीएफ प्राइसेस बहुत हाई हैं, हालांकि वायबिलिटी कोविड के बाद एयरलाइंस खुद अभी स्ट्रगल कर रही हैं। ऐसे में हम आपका व्यू पॉइंट अगर लेना चाहें कि आपको क्या लगता है कि ये सही समय है इन एयरलाइंस के लिए भारतीय बाजार आकाश में आना, या अभी इन्हें कुछ और वेट करके आना चाहिए था? नहीं, देखिए, इंडियन मार्केट तो बहुत फास्ट ग्रो हो रही है। कोविड के टाइम थोड़ा स्लो हो गया, बट इट्स ऑलरेडी बिकमिंग द 3rd लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। जो ग्रोथ इंडिया में है वो कहीं वर्ल्ड में नहीं है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये यूक्रेन रशियन वॉर के बाद ये एटीएफ प्राइसेस एकदम शूट अप हो गए, इसलिए दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट स्ट्रगल फॉर ऑल एयरलाइंस। एटीएफ इज पहले 40% कॉस्ट था, अभी क्या परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट हो गया मैं सोच भी नहीं सकता। और अभी तक ये वॉर रुकने का नाम नहीं हुआ है और एटीएफ प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरा, देखिए, मुझे लगता है ये जो आकाशा एयर आने वाली है, दे आर गोइंग टू रन द एयरलाइन वेरी सिस्टमैटिकली एंड इट विल क्रिएट अ मेजर कंपटीशन फॉर द प्रेजेंट लो कॉस्ट कैरियर्स। जेट भी आ रही है, क्या साइज में वो लोग आ रहे हैं उनका मुझे बिजनेस प्लान कुछ मालूम नहीं, लेकिन आकाशा हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान। दूसरा, आप एक बात याद रखिए कि अभी टाटास भी मार्केट में आ गए, पहले थे लेकिन अभी जोर से आ गए, क्योंकि now it's going to be a Tata Air India, so they will also refurbish the aircraft, do very aggressively marketing. So we do not have 2 airlines, but in a certain indirect way we have 3 new airlines coming in. दूसरा, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि डॉलर भी ऊपर जा रहा है, which is also going to hurt the airlines very very badly. देखिए,
फ्यूल कॉस्ट तो है, लेकिन ऑल अदर कॉस्ट्स आर इन डॉलर. फॉर एग्जांपल, लीज रेंट इज पेड इन डॉलर, मेंटेनेंस इज पेड इन डॉलर, all the imported spare parts are paid in dollars. So dollar बढ़ने से भी it is not going to help the airlines. तो एक तरफ से ATF बढ़ रहा है, एक तरफ से डॉलर बढ़ रहा है, तो it's going to be a very very tough struggle for the airlines. मुझे खाली एक बात की बहुत फिक्र है कि देखिए अभी इंडिगो का भी रिजल्ट आया, वो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था. So airline should not compromise on safety and engineering by any chance. Because see, the temptation is always there to cut costs as far as maintenance engineering is concerned. So at no point should the safety standards be reduced by the airline. अभी 2-3 काफी incidents हो गए जो अच्छे नहीं थे. Recently you must have read in the papers and you must have done shows on it. So I think the airlines have to be very careful. वैसे जो airlines इंडिया में चल रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं. They are delivering world class standards. लेकिन ये ATF के लिए things are going to go upside down. लेकिन अभी ये एयरलाइन एक बार प्लान कर दिया है, एयरक्राफ्ट बुक कर दिए, इंडक्शन प्लान हो गया, तो अभी आकाशा एरिया जेटर अभी ये तो कह नहीं सकते कि अभी डिले कर देंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट के डिलीवरी तो टाइम टू टाइम आएगी. इसलिए आई थिंक इसमें क्या होगा जब आकाशा आ जाएगा, जेट आ जाएगा, नया एयर इंडिया आ जाएगा, तो आई थिंक देयर विल बी अ कंपटीशन टू गिव एक्सीलेंट सर्विस एंड एट द लोएस्ट कॉस्ट. तो इसमें अल्टीमेटली फायदा तो पैसेंजर का ही होगा, लाइक मुझे ऐसा लगता है. सो अल्टीमेटली ऑल दीज न्यू एयरलाइंस कमिंग, ऑल दीज लो कॉस्ट एयरलाइंस कमिंग will ultimately benefit the passenger. They will get an excellent fare, and ultimately there'll be huge growth in India also. अभी दूसरा एक याद रखिए कि अगर नया मुंबई में भी नया जो एयरपोर्ट आ रहा है, that is going to be a huge. It's going to have about 95 million passenger handling capacity. तो मुंबई में ज्यादा growth होगा. More airlines will park at night. So I think overall, I think the aviation scenario looks good. Airlines ने COVID time में बहुत सफर किया है, लेकिन I hope they gain ground now and better for the aviation industry will come in India. सही कह रहे हैं कि लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया इज ए वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट. प्राइस को लेकर यहाँ के कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा ये रहते हैं. तो ऐसे में जब ETF के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो क्या कितना सस्टेनेबल होगा? हम देखते हैं, प्रीवियसली देख चुके हैं, सहारा एयरलाइंस, जेट एयरवेज, किंगफिशर, बहुत सारे एयरलाइंस को इंडिया में आने और बंद होते हुए देखे हैं. ऐसे समय में ये कितना सही डिसीजन है इस साल लॉन्च करना उनके लिए, या उसको डेफर करके ज्यादा अच्छा रहेगा? देखिए, मैं कहूं जब आपने अगर एयरक्राफ्ट बुक किया है, डिलीवरी डेट्स फाइनल हो गई, तो अभी उसको डिफर करना विल बी वेरी डिफिकल्ट. मुझे ऐसा, देखिए मुझे जो जेट एयरवेज के बैकग्राउंड का तो कुछ मालूम नहीं, मुझे लगता है किसी को ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन आकाशा एयर इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांगली फंडेड. Mr. Rakesh Jhunjhunwala is behind this, and their fundamentals are very, very strong. Their business plan is very strong, so their survival will be guaranteed. और एक बात सोचिए कि अगर Tatas are backing the Air India, Tata is a giant business empire. They've run excellent companies. They've turned around major companies. So I think Akasa and Tata Air India is a given. अभी जेटर का क्या बिजनेस प्लान है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली इट विल बी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. It's an open market economy. और जो most efficiently lowest cost पे airline चलाएगा, they will survive. And maybe it will happen. हर एक business में होता है कि एक दो airline बंद हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे. वो तो as the market sustain, how they can handle the economy, how can they handle the market, that's up to the airlines. I think each is an individual. It's not a government-supported airline. It's an industry where knowingly people have got into it, so they have to be prepared now to take the situation as it comes. सही कहा कि सब एयरलाइंस को खुद अपने आप को एस्टैब्लिश करना होगा, खुद ये करना होगा. लेकिन हम पास्ट एक्सपीरियंस से देखें, उसकी हम बात करें तो जितने भी एयरलाइंस आज तक भारत में कोई भी एयरलाइंस प्रॉफिट में नहीं रहा है. अगर हम एयर इंडिया की भी बात करें तो सरकार उसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्फ्यूजन कर चुकी है. अभी टाटा को बेचा भी गया तो आई थिंक 56 और 58,000 करोड़ वाइप ऑफ करके बेचना पड़ा. ऐसे में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में, जैसे टेलीकॉम सेक्टर में 4 से 5 सेक्टर या एक टाइम में 12 से और 14 प्लेयर्स हो गए थे, अल्टीमेटली आके 3 प्लेयर पे सेटल हो गया है मार्केट, 3 से 4 प्लेयर पे. क्या आपको नहीं लगता है एयरलाइंस इंडस्ट्री में भी यही होगा आगे चलकर? Possible. See, one cannot predict the future. देखिए, price sensitive market is not in India. Even in Europe, there are very low cost carriers and they are very, very competitive, like EasyJet, Ryanair.
इसलिए all over the world the market is price sensitive. Today the consumer has the right to choose what he wants to do. अगर बॉम्बे दिल्ली के लिए 17 फ्लाइट है, 20 फ्लाइट है, तो हम लोग देखते हैं. लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि more or less now airlines are maintaining the price. अगर आप मुंबई दिल्ली देखेंगे, अगर 8,500 है तो सबका 8,500 है. ऐसा नहीं कि एक का 4,000, एक का 6,000, एक का 8,000 है. So I think airlines are running in such a way so most of the prices are very close to each other, very little difference. देखिए, मुझे लगता है सब efficiently एयरलाइन चला रहे, लेकिन जिसका sustaining capacity रहेगा, जिसका funding solid रहेगा, who has the capacity to bear out in the long run will survive. So yes, some people may drop out in the long run, but ultimately be the survival of the fittest. जो most efficient, जो most cost effective और जो best funded है, वो survive होगा. सही कहा. तो कोई भी बिजनेस में होता है. बिल्कुल सर, आप वी फुली एग्री विथ यू. अनंत सिंघल, हम आपके पास आना चाहेंगे. एक आखिरी क्वेश्चन. अब क्या आपको लगता है कि मेट्रो सिटीज में, हालांकि नए एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं, लेकिन सैचुरेशन लेवल जो है ऑलमोस्ट हमारे टोटल सेक्टर का 62% सिर्फ मेट्रो से आता है. आने वाले दिनों में अगर 45 या 47 नए एयरपोर्ट बनते हैं तो टायर 2, टायर 3 सिटीज से हम अपने ट्रैफिक को कितना बढ़ा सकते हैं और वहां कितना स्कोप है एयरलाइंस के लिए? देखिए, जो नए एयरपोर्ट्स आएंगे और जो हमारे कंट्री की स्मॉलर सिटीज हैं, जैसे टियर 2, टियर 3 सिटीज की आप बात कर रहे हैं, वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इन सिटीज से ट्रैफिक, जो घूमने के लिए लोग जाएंगे, लेजर के लिए जाएंगे, बिजनेस के लिए जाएंगे, या अपने रिलेटिव से मिलने के लिए, जो VFR डिमांड जिसे कहते हैं, उसके लिए जाएंगे. सो डिमांड का पोटेंशियल इन सिटीज से बहुत ज्यादा है. बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि हमारे मेट्रोस का पोटेंशियल कम हो जाएगा. ग्रोथ होगी तो मेट्रोस में भी होगी, और नॉन मेट्रो से जो ग्रोथ परसेंटेज है वो काफी ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू जो मेट्रोस होता है, क्योंकि मेट्रोस में बेस बहुत ज्यादा बड़ा है. यहाँ से ऑलरेडी, जैसा आप कह रहे हैं, 62% डिमांड है. तो मेन ग्रोथ तो जो गोइंग फॉरवर्ड आएगी वो नॉन मेट्रोज, टियर 2, टियर 3 सिटीज से ही आएगी. सो एयरलाइंस को यहाँ पे फोकस डेफिनेटली करना भी चाहिए, बट एट व्हाट कॉस्ट? जैसा अभी सर कह रहे थे, एयरलाइंस को अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ेगी. जब तक कॉस्ट रैशनलाइज नहीं होंगी तब तक प्रॉफिट नहीं हो पाए, और प्रॉफिट नहीं होगा तो आप इन रूट्स पे ऑपरेट कर भी लीजिए, ग्रोथ हो भी जाए, बट जब तक आप कॉस्ट अपनी रैशनलाइज नहीं करेंगे और अपने रेवेन्यू पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक ये सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है. बट हाँ, आप हमारी ग्रोथ टियर 2, टियर 3 से ज्यादा आनी चाहिए. एयरलाइंस को अपने कॉस्ट को रैशनलाइज करना होगा, क्योंकि भारत जैसे कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट में, जैसे कि इंडिगो ने किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लाइट, 2 फ्लाइट्स के बीच में कम से कम समय में सेकंड फ्लाइट्स को आगे चलाए, तो आने वाले समय में भारतीय एविएशन सेक्टर में काफ़ी कुछ होने वाला है, ये हम देखेंगे. लेकिन आज के लिए हमारा अब समय समाप्त होता है. आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद ET Now स्वदेश से जुड़ने के लिए. अगले हफ्ते हम फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ स्पॉटलाइट में. तब तक के लिए नमस्कार.